आइए, आज अपने भारत में जो टैक्स सिस्टम होता है उस पर हम बात करेंगे और इसको वर्तमान में जो बजट आया है उससे जोड़कर रखेंगे। तो करंट के साथ साथ इसका बेसिक होगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक तो जीएसटी पे क्वेश्चन आपके आए हुए, जीएसटी ध्यान रखना है। एक इनकम टैक्स, दो बातें आपको लेकर चलनी है और साथ साथ में आपको जो बताता जाऊं उसको आप जो मैं टिक कर रहा हूं उसको टिक करते जाना और उनको फिर आपने ध्यान रखना है। कुछ चीजें समझने की है, हालांकि आ जाएगी समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है। पेज के बीच में लिखो टैक्स, टैक्स। इसमें लिखो यह सरकार के द्वारा लगाया जाता, सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक। अब सरकार ही से लगाती है तो मुझे आप बताइए, आप बेटा टैक्स देते हो? देते हो या नहीं देते? देते हो। आप जी टैक्स पे करते हो? नहीं करते? मैंने कहा टैक्स करते हो क्या, क्या डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट? आप टैक्स पे करते हो। आप जो बॉल पेन खरीद के लेकर आए हो उस पर लिखा हुआ है एमआरपी इंक्लूजिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना? तो ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति टैक्स देता है। तो इसमें लिख दीजिए सरकार के द्वारा लगाया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति टैक्स देता है। एक व्यक्ति टैक्स देता है। अब देखो, ये जो टैक्स है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर होता है, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ये जो डायरेक्ट कर है ये तो इसमें लिखो यह है आय व संपत्ति पर लगाया जाता है। इनकम और प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। और ये जो है इसमें लिखो यह है वस्तुओं, गुड्स व सेवाओं, सर्विसेज पर लगाया जाता है। बहुत आसान बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और ये आय व संपत्ति पर लगाया जाता है। ठीक, इनकम और प्रॉपर्टी पर ये लगाया जाता है। लिखिए, इसमें लिखो इसमें कराघात, कराघात इसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ
व करापात। इंसिडेंट ऑफ टैक्स। कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। और इसमें उल्टा कर दीजिए। इसमें कराघात व करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। करेंगे बात इसकी, एक बार नोट करो। ठीक। अब देखिए, इसमें जो है हम देखेंगे तो वैसे तो बहुत सारे टैक्स आ जाते हैं, संपत्ति पर डीएलसी वगैरह ये सारे आते हैं, वहां नहीं जाना आपने। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कौन सा टैक्स आएगा। इसमें आएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आएगा, आएगा। तो इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इसमें कौन सा आएगा? जीएसटी। पहले तो बहुत सारे होते थे, अब जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम तो जानते ही हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप अपने पेपर उठा के देख लो, पहला क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से ये मिलेगा, जीएसटी कौन सा कर है? बहुत आसान है। मुद्दा ये है कि आप किस रूप में उसको लेते हो। इकोनॉमिक्स बन गए तो ये भी नहीं पता लगा पाओगे कि अप्रत्यक्ष है क्या अप्रत्यक्ष। बहुत आसान चीज है, तो आपके सामने है सारी चीज। अब आपके सामने, अब देखो, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, कोई भी बात पढ़ते हो, हमेशा आपके दिमाग में ये बातें उठनी चाहिए। जैसे ही आ जाए ये क्या है, शब्दों, जिसने शब्दों को समझ लिया वो इकोनॉमिक्स समझ गया। देखिए, करापात, इंपैक्ट ऑफ, सॉरी, कराघात, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। करापात, इंसिडेंट ऑफ टैक्स। देखिए, इस शब्द को पकड़ो, कर प्लस आघात। ऐसा व्यक्ति जिस पर कर का आघात हुआ है, मतलब जो कर भर रहा है, जो टैक्स दे रहा है। समझ में आ गई बात सारी? उसी पर होगा। करापात, इंसिडेंट, जिस पर टैक्स लग रहा है। ठीक है, ध्यान से सुन। ये हो गया सारा, कंप्लीट है ये। एक नोट डाल के लिखिए। लिखिए, सरकार जिस व्यक्ति से टैक्स वसूलती है, या ऐसे लिखो, सरकार जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाती है, सरकार जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाती है उसे करापात कहते हैं। अब इंग्लिश वर्ड आपको लिखाया हुआ है। सरकार जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाती है उस व्यक्ति पर करापात होता है, इंसिडेंट। ठीक है। अब यदि ये व्यक्ति, अब यदि ये व्यक्ति
इस टैक्स के भार को अब यदि ये व्यक्ति इस टैक्स के भार को दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है, दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है, तो इस दूसरे व्यक्ति पर इस दूसरे व्यक्ति पर कराघात होता है। मैंने इंग्लिश बता दी है, एक्ट ऑफ टैक्स, कराघात होता है। ठीक, आइए लाइन को पढ़ो एक बार बढ़िया तरीके से। पूछूंगा आपसे ही, सरकार जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाती है उस पर करापात होता है, और यदि वो व्यक्ति उस टैक्स के भार को दूसरे व्यक्ति पर डाल दे तो कराघात होता है। ठीक, अब आप देखिए, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर जो है, इसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है, जैसे मैंने कोई संपत्ति खरीदी, मैंने प्लॉट खरीदा, तो सारी लिखा पढ़ी होगी। अब वो टैक्स कौन भर रहा है? नहीं भर रहा हूं, लग किस पे रहा है? मेरे पे ही हो रहा है, तो लग भी मेरे पर रहा है, भर भी मैं रहा हूं, तो इस लाइन को पढ़ो। ठीक, अब इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स, मेरी इतनी इनकम हो गई, सीए को दे दिया, वो कहता जी इतना टैक्स भरना है, जी फोन पे कर दो। लगा किस पे? मेरे पे। भर कौन रहा है? मैं। तो एक ही व्यक्ति होता है, ये हो गया। ठीक, अब सरकार ने ये कहा कि जीएसटी, कोचिंग संस्थानों पर जो जीएसटी है 28% है, ये दर्दनाक। तो कोचिंग संस्थान है, उन पर जो जीएसटी लगेगी 28% लगेगी। अब हम लोग इसका विरोध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यदि विरोध करने लग जाए तो फिर पढ़ाई कौन, तो सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं, क्यों, हमें थोड़ी देना है। जैसे ही उसने कहा जीएसटी 28%, हम कहेंगे जी आज से आपकी जो फीस है वो 13,000 रुपये हो चुकी, तो वो हो गए सारे सिस्टम, 13,000 रुपये जमा कर रहे हैं। अब टैक्स लगा किस पे? लेकिन भर कौन रहा है वास्तव में? आप लोग भर रहे हो, समझे बात को? अब भर आप रहे हो, समझे बात को? तो मुझ पर तो करापात हुआ है, और जो कर का आघात हुआ है वो आप पर हुआ है, ये जीएसटी होता। कोई बात नहीं, ये कोई, आपने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ कोचिंग की बात नहीं कर रहे अपने, उन्होंने कहा कि इस पे जीएसटी के कई पैमाने, अभी इसको नहीं छेड़ सकते। ठीक, हो गई बात, सारी क्लियर होगी? अब मुझे आप बात बताइए, ये जो आपने बॉल पेन ले रखा है, ये जो आप टैक्स भर के आए हो, ये इस पे कराघात और करापात किसका है? आप बताओ बेटा। आप जो बॉल पेन खरीदा है, वो तो आसान भाषा में इसको, चीजों को बिल्कुल रगड़ के करना है। बॉल पेन जो आपने खरीदा है, हाँ हाँ आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बिल्कुल, जिस कंपनी ने इसको बनाया उस पर तो करा बात हुआ है, ये देखो, कंपनी पे लगाया है ना टैक्स, तो भर कौन रहा है? आप भर रहे हो, तो आप पर क्या हो गया? कराघात। अब आगे समझे बात सारी, चलो आगे, आराम से बोला करो, ध्यान रखा करो, बोला करो, जो बोलना चाहते हो बोलो, मतलब तरीके से,
ऐसे नहीं, हो रुक जा, ऐसे नहीं, ऐसे तरीके से मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बच्चियां बोलती है, बच्चे बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसका समर्थन करता हूं, चाहे वो गलती क्यों ना बोले, क्योंकि ये वो प्रतिमाएं होती है जो आगे लेके जाती है, टीचर को भी आगे लेके जाती है और खुद भी जाती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ये इसलिए मैं प्रेरित करता हूं। तो दूसरे व्यक्ति पर कराघात होता है। यहां तक बात हो गई, क्लियर हो गई। अब पहले इनकम टैक्स की बात करें या जीएसटी की बात करें? इनकम टैक्स, रोड़ा इसी का ही है ना? चलिए जी, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, इनकम टैक्स को निपटा देते। आयकर, दो बातें आपने ध्यान रखनी है। देखिए, आम बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार को आयकर से, बताएगा कोई? बड़ा अच्छा लगेगा मुझे यदि कोई मुझे बता दे। 15%, 15% धन प्राप्त होता। ये नवीनतम आंकड़ा है, 15% धन प्राप्त होता है। निगम कर से भी इतना ही है। चले, अब लिखिए, आम बजट 2023-24 के अनुसार भारत में टैक्स व्यवस्था, एक तरीके से हेडिंग है ये। भारत में टैक्स को आराम से समझते जाना, ठीक है ना? मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, आपके ना कहते हुए भी धीरे ही चलूंगा मैं। चलूं? आइए, पहले क्या था छोड़ दो, कोई क्वेश्चन नहीं है पहले का। अब जो आप एक बात सुन रहे होंगे वो 7 लाख सुन, ठीक है ना? इधर देखो, 7 लाख, है ना? ये एक लिमिट है, स्लैब नहीं है। क्या बोल रहा हूं? ये टैक्स की स्लैब नहीं है, एक लिमिट है। एक उन्होंने लिमिट तय की है, टैक्स की स्लैब नहीं है। टैक्स की स्लैब तो आगे आएगी। सरकार क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति 7 लाख रुपए कमाता है तो वह टैक्स के दायरे में नहीं आता है। ठीक, ये लाइन क्लियर होगी? ठीक, और यदि 7 लाख से कम है, कम है, 6 लाख है, 5 लाख है, टैक्स के दायरे में नहीं आता। ठीक, दो बातें क्लियर होगी? चलो आगे। नहीं नहीं नहीं, एक बात, ये बात, दो बात क्लियर होगी क्या? ये बताइए यहां तक। नहीं नहीं, ये मैंने तो लिख दिया, आपको ये मानना है कि टैक्स के दायरे में नहीं आता। ये 7 लाख से कम जिसकी इनकम है वो टैक्स के दायरे में नहीं आता, ठीक है? और 7 लाख जिसकी इनकम है
वो भी टैक्स के दायरे में नहीं आता। ये दो बात गांठ बांध ली क्या आपने? बस तो इतना ही रखो एक बात, आगे बातें बात। अब आप देखिए, यदि 7 लाख से अधिक है, अब क्या है, वह टैक्स के दायरे में आता है। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक। जैसे मेरी इनकम यदि 6 लाख है तो क्या मैं टैक्स भरूंगा? मेरी इनकम यदि 7 लाख है तो मैं टैक्स भरूंगा? नहीं भरूंगा। ठीक है। लेकिन मेरी इनकम यदि 7 लाख 1 रुपए है तो मैं टैक्स भरूंगा। ठीक है। तो इस स्थिति में मैं टैक्स भरूंगा। अब सवाल पैदा आता है, ये खड़ा हो गया कि मैं कितना टैक्स भरूं। ठीक है। तो उसके लिए सरकार ने फिर एक स्लैब दे दी। ठीक है। इसके नीचे लिखो, टैक्स किस आधार पर भरेगा। लिखते जाओ नीचे आराम से, तसल्ली से। टैक्स किस आधार पर भरेगा? के नीचे नीचे लिखना है। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है, आपको एक स्लैब दी है। क्योंकि मेरी इनकम 8 लाख है, मेरी इनकम 10 लाख है, या 7 लाख 1 रुपए है, तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। तो मैंने सरकार को कहा भी मैं अब बताओ क्या करूं। बिल्कुल, आपको एक स्लैब देते हैं, उस आधार पर आप टैक्स भरो। तो किस आधार पर, लिखिए, आम बजट 2023-24 की नई टैक्स स्लैब। यहां तक बात समझ में आई क्या, मुझे बताओ। चलो, हालांकि पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही आपकी अंदर जो क्वेश्चन है वो पूरे होंगे, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन ले नहीं रहा हूं अभी। नहीं तो फिर तुम आगे की बात पूछोगे, फिर गलत हो जाएगी। मुझे सिर्फ इतना बताते जाए कि यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। बताइए, कोई समस्या है क्या? नहीं है? यहां तक, यहां तक। ठीक। क्या चीज है? कौन सी? इनकम टैक्स हमेशा साल का होता है, कोई बात नहीं। साल की इनकम टैक्स हमेशा पर ईयर होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। चलो, ठीक। अब मैं स्लैब लिखाने जा रहा हूं, आपको वो स्लैब लिखनी है। उसके नीचे नीचे लिख लो, चाहे कैसे लिख दो। टैक्स टैक्स स्लैब कितना टैक्स देना होगा, कितना टैक्स देना होगा। सबसे पहले लिखिए 0%। 0%। 0% किस पर है? 0 से 3 लाख। 0 से 3 लाख। ठीक। अब 0 से जो 3 लाख है, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 0।
ठीक है ना। 2 मिनट, 2 मिनट रहिए, मैं साथ साथ आपको एग्जाम्पल ही दे देता, ठीक है ना। जैसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरी इनकम 5 लाख रुपए है, मुझे टैक्स भरना है क्या? नहीं भरना। मेरी इनकम 7 लाख रुपए है, मुझे टैक्स भरना है क्या? लेकिन मेरी इनकम 10 लाख रुपए, भरना है। लिख दीजिए, ऐसे लिखो, यदि इनकम 10 लाख हो, तो साथ में एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है ना। साथ में मेरी 10 लाख इनकम है, मैं टैक्स भर रहा हूं, ये कितना देना पड़ेगा? तो 10 लाख है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो पैसे तो आ गए ना। तो कह जी पहले वाले 3 जो है आपके, जो आप कमाते हो, उस पर कोई टैक्स नहीं। ठीक, पहले वाले जो मेरे 10 लाख है, ये देखो भाई, मेरे पास कितना है? 10 लाख है, 1 लाख ये रहा, 1 लाख ये रहा, 1 लाख ये रहा। तो पूरा 10 बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो लोग गड़बड़ी कर, ज्यादा लिख दूं तो बता देना रे। कितने हो गए? हो गए क्या? 10 लाख। ठीक है, अब ये मेरी इनकम है, इस पर मैं टैक्स दे रहा हूं, तो सीए टैक्स का कैलकुलेट करेगा। वो कैसे करेगा? क्या सर जी, आ जाइए, ये जो ऊपर वाले 3 लाख है ना, इस पे तो कुछ नहीं। ठीक, ये 0 आ गया। बताओ कोई दिक्कत? चलो, अब हाँ, एक चीज आपके एग्जाम की दृष्टि, ये आज भी याद है, शायद एसएससी 2012 या 13 में आया था, तब इन्होंने क्या किया था, 2 लाख से 2.5 लाख की थी, ठीक है ना। ये स्लैब में परिवर्तन किया था, तब ये कहा था कितना परिवर्तन किया है, और सॉरी कितनी वृद्धि की है, तो उसमें लोग टूट पड़े थे 2.5 लाख पर, जबकि वृद्धि कितने की है? 50,000 की। आपको ये ध्यान रखना है, इससे पहले यहां पर 2.5 लाख थे। क्या बात क्लियर हो गई? कितनों की वृद्धि कर दी है फिर इन्होंने? 50,000 की। क्वेश्चन को करते वक्त देख लेना कि वो वृद्धि पूछ रहा है या स्लैब पूछ रहा है। तो 2.5 लाख थे, ये इन्होंने परिवर्तन किया। चलो आगे। ठीक, 5%, 5% टैक्स देना पड़ेगा। 3 लाख 1 रुपया। अब ये चीजें आप साथ साथ अपने हिसाब से लगाते रहना, तो भी आप उचित समझो। 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख। ठीक, क्लियर हो गई? चलो, 3 लाख से 6 लाख। अब जो सीए है, वो क्या कहता है कि गुरुजी अब जो आगे के, तो क्योंकि ये 6 लाख हो जाएंगे ना, यहां तक 6 लाख हो जाएंगे, अब ये जो है ये वाला पोर्शन, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पर आपको टैक्स देना है 5%। अब जब आप 10 लाख का, 10 लाख में से ये जो 3 लाख है, 10 लाख में से 3 लाख पर आप 5% का टैक्स लगा रहे हो। सही है? सही है ना? तो कितना बन गया?
3 लाख पर 5%, बताइए, 15,000 हो गया। तो मुझे कितना देना पड़ेगा? यहां पर मुझे 15,000 पे करना पड़ेगा। चलो आगे, ये बात क्लियर हो गई? बताइए। चलो, हाँ, ये तीसरा वो क्या कहता है, 10%। ठीक है ना? अब आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आपको ये जो 10% देना है, ये देना है 6,01,000 से 9 लाख तक। 6,01,000 से 9 लाख तक। चलो, होगी बात? अब आओ इधर। अब वो मेरे वाला सीए मेरे को ये कहता है कि सर अब है ना, ये जो आगे के जो 3 लाख है, क्योंकि यहां 9 लाख हो जाएंगे पूरे, ये जो 3 लाख है, इन पर आपको 10% और देना पड़ेगा। कितने हो जाएंगे? 30,000। बात क्लियर होगी? ठीक। चलो, हाँ जी बेटा, यहां तक, यहां तक की। अब 15% ये लगेगा 9,01,000 से 10 लाख। मैंने एग्जाम्पल बताया है, ठीक है, क्योंकि इनकम हम कितनी रख रहे हैं? इनकम 10 लाख रख रहा हूं, ठीक है ना? तो चलो, अब फिर मेरा सीए मेरे को कहता है कि गुरुजी ये जो आपके लास्ट वाले जो ये बच गए ना, इन पर भी टैक्स लगे। ठीक है, तो इस पर क्या कितना लगेगा? 15%। समझे बात को? तो इसका 1 लाख का 15% कितना हो गया? 15,000। होगी बात सारी? नहीं लगाते भाई, डायरेक्ट नियम है ये। डायरेक्ट 10 लाख पे लगाएंगे, कबाड़ निकाल देंगे, 10 लाख का निकाल के देखो, बचेगा क्या उसके पास? इस तरीके से लगाया जाता है कि इस पर इतना, इस पर इतना, इस पर इतना। 7 लाख पर नहीं लगा, वो छोड़िए, आप उसकी छोड़िए, जो यदि 8 लाख रुपए मेरी इनकम हुई, तो फिर वो शुरू से लगेगा पूरा, शुरू से आ जाएगा दायरे में, आपको 3 लाख पर छूट दी जाएगी, फिर 3 से आगे, ऐसे ये नियम लगेगा। बस आपकी 7 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 7 से ऊपर हो गई तो फिर आपके लिए तैयार है, आजा भाई बैठ मेरे पास। कितने हैं तेरे पास? क्या जी, 10 लाख है, तो आजा भाई। ये पहले वाले पर तो चलो छोड़, माफ कर दिया। आगे वाले जो ये जो है, इस पर 5%, इस पर 10%, इस पर 15%। क्या चीज वो छोड़िए, हमेशा हो सकता है आगे वाले टाइम में क्या हो, उसका कुछ नहीं। हाँ, इस वित्तीय वर्ष में 2023 2024, हाँ ये ऐसे रहेगा। मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा, ये कोई बात नहीं, यदि मैंने समझाने के लिए बताया, समझाने के लिए बताया, हम इसको यहां पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, 20 लाख ले लो, 8 लाख ले लो, कितना भी ले लो, बताते हैं। 20 लाख तो वो तो सेम बन जाएगा, मैं आपको बताऊंगा 1 रुपए पर।
ये होगी क्या क्लियर? चलो, हाँ बताओ। कोई भी क्वेश्चन यदि उमड़ रहा है तो बताओ, आप बताओ बेटा। नहीं आया? आ गया समझ में? और बताओ। किन पे? देखिए, अब 11 लाख होगा तो 11 लाख को मैं अलग से बताऊंगा। पहले मुझे बताओ ये हो गया क्या, फिर आपके 11 लाख लेकर आते हैं। हो गई क्या? चलिए, पहले ऐसे करते हैं, हम 20 लाख ले आते हैं। ठीक है? ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि आपको समझाने के लिए मुझे ऐसे 20 बनाने पड़ेंगे। अब ये देख लेना कब पूरे हो जाते हैं। हो गए क्या? हो गए क्या 20? बताइए। एक ज्यादा है क्या? चलो, अब मेरी इनकम 20 लाख रुपए, तो मैं गया सीए के पास, क्योंकि टैक्स के दायरे में तो आऊंगा ही। तो मैं कहूंगा जी मेरा टैक्स बताओ। ये बताते हैं जी। मेरे 20 लाख ऐसे रख लिए। क्या जी, ये जो है 3 लाख छूट है आपको। ठीक है, आगे वाले जो 3 लाख है कितने हैं? 5%। ये जो 3 लाख है 10%। ठीक है, और अब इसके बाद कहां तक आ गए अपने? 9 लाख के बाद में। 9 लाख से आगे जो है, ठीक है ना, 9 लाख से 1 2 3 4 5 15 लाख, यहां पे कितना है? 20%। 9 से 15। हाँ 15, 9 से 15 हो गया ना ये? इसमें अच्छा, ये एक नीचे और लेना पड़ेगा क्या? ये कितना है? 15%। ठीक है, यदि 15 लाख से इनकम ज्यादा आती है तो फिर 30%। यदि 15% से ज्यादा आती है तो फिर 30%, फिर वो कुछ नहीं है। 15 लाख से ज्यादा नहीं, नहीं मिलाकर नहीं, इन पर, इतनों पर ही। आगे कुछ नहीं बढ़ेगा, आगे तो कितना ही ले जाओ आप, आपकी 50 लाख है तो फिर वो 15 में से 50 गए, 30 पर आपका 30% लगेगा, 30 लाख। आई समझ में? एक बार और, आपकी इनकम 7 लाख 1 रुपए है। मुझे बताओ टैक्स के दायरे में आते हो कि नहीं आते? आते। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि सर टैक्स तो फिर 1 रुपए पर लगेगा, ऐसा नहीं होगा, आपको फिर वापस 7 में बांटा जाएगा। आजा भाई, पहले वाले 3 लाख 0%, आगे वाले 3 लाख 5%। ये ऐसे, आप ये नहीं कह सकते कि मैं 1 रुपए का टैक्स भर, फिर वो सारे में दायरे में आ गए। बात हुई क्लियर? समझ में आई? ये है सारा दायरा। मैंने एक एग्जाम्पल जानबूझ कर लिया इसका, ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। यदि एग्जाम्पल नहीं लेता तो तुम कहते सर 3 लाख पे तो लगेगा नहीं, 7 पे नहीं लगेगा, ऐसे। 7 लाख 1 रुपए यदि है आपकी, तो आप टैक्स के दायरे में आते हो, फिर शुरू से लेकर लास्ट तक आपको उस स्लेब के तहत टैक्स देना पड़े। बताइए किसी को दिक्कत है तो? चलो आइए।
अब देखो ये तो हो गया, ठीक है ना, ये सारा हो गया। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, अपने को कोई गणना नहीं करनी। आप यदि इनकम टैक्स के दायरे में आते हो तो आपको शेष 4% देना हो, है ना। एक लाइन लिखो, यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो, यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो, इनकम टैक्स के दायरे में आते हो तो आपको 4% शेष देना हो। 4% शेष देना हो, ठीक। चलिए, अब हमारे सामने एक शब्द आ गया, वो शब्द है शेष। शेष क्या होता है, आओ। बात मत करो बेटा, बात मत करो। शेष लिखिए, ऐसा टैक्स ऐसा टैक्स जो मुख्य टैक्स के ऊपर लगाया जाता, मुख्य टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, ठीक। आइए, अब ये मेरा टैक्स स्लैब है, तो मैं इतने दे रहा हूं। कितने दे रहा हूं, कितने हो गए, 60,000। इतना तो बना दिया जी, ये रहा जी 60,000, तो आप टैक्स भरना है। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि आपको 4% शेष भी देना है, तो बताइए कैसे काटूं इसको मैं। तो पहले शेष को हमने समझा, शेष होता है टैक्स पर लगने वाला टैक्स, आसान भाषा में कहूं तो मेरा टैक्स कितना है, 60,000। शेष कितना है, 4%। अब इसका 4% और निकालो, कितना, 24, ठीक है ना। कितने हो गए, 62,400। तो अब मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, 62,400, ऐसे। टैक्स के ऊपर टैक्स क्या कहलाता है, सेस। ये बात समझ में आ गई। यहां तक किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत है तो बताइए। चीजों को समझ के करना, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में भी काम आएगी। क्योंकि आने वाले समय में आपको भी तो टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स, नौकरी लगोगे, इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, ठीक है, छापा मारोगे, लेकिन वो तरीके से टैक्स के दायरे में तो आना ही पड़ेगा, ठीक। होगी बात सारी। एक बात यहां पर आप लिख दीजिए, लिखिए, 15 लाख से ज्यादा इनकम होने पर, 15 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 30% टैक्स लगेगा। 15 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 30% टैक्स लगेगा, ठीक। वो कैसे लगेगा मैंने आपको बता दिया। अब मैंने 20 लाख का एग्जाम्पल लिया था, तो मैंने बता दिया पूरे पे मत लगा देना, पूरे 15, मान लो 16 लाख हो गए, तो आप बताओ 16 लाख यदि मेरी इनकम है तो कितने पर 30% लगेगा,
1 लाख। समझे ना, पूरे 16 पे मत लगा देना। चलिए आइए अब वापस एक बार शेष पर आओ, थोड़ा सा इसका अर्थ और जानते हैं हम। ऐसा टैक्स जो मुख्य टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक। एक शब्द और होता है सरचार्ज। स्पेलिंग देख लेना भाई, सही है गलत है। सरचार्ज है ना, ये भी क्या होता है, ऐसा टैक्स जो मुख्य टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। दोनों की डेफिनेशन एक ही है लेकिन अंतर है। ये जो वाला पोर्शन है ऊपर वाला, इधर देखो एक बार लिख लेना, कोई बात नहीं। यह है किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। जैसे पर्यावरण टैक्स, हेल्थ टैक्स, एजुकेशन टैक्स। इसके कहने का मतलब है कि सरकार ने जो मुझसे ये 2400 रुपए लिए हैं, 2400 ये ना जो भी है, 2400 रुपए जो शेष के लिए हैं, सरकार उसका इस्तेमाल जिसके लिए ले रही है उसी में करेगी, इसके अलावा और कहीं नहीं कर सकती। फिक्स है ये, समझे बात को। लेकिन यदि वो ये शब्द इस्तेमाल करती है तो सरकार को खुद को नहीं पता होता किसके लिए करना है, वो किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकती, उसकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। यहां उसकी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि उसको बाद में ब्यौरा देना पड़ेगा कि हमें इतना शेष प्राप्त हुआ था, तो पर्यावरण के क्षेत्र में हमने इतना इतना लगा दिया, हमने हमारे हमारे को शेष से इतने इतने करोड़ मिले थे, हमने इतने स्कूल खोल दिए, ठीक है, हमें शेष से इतना पैसा मिला था, हमने इतने हॉस्पिटल खोल दिए, या हमने इतनी फ्री दवाइयां दे दी। सरकार को बताना पड़ेगा ये, जब ब्यौरा देती है सरकार तो उसको बताना होता है कि हमने यहां पर वो पैसा हमारा वहां से आया था जो शेष के था। यहां इसको बताने की आवश्यकता नहीं। इसमें लिखो यह किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। इसके ये फिक्स ये कोई मतलब नहीं है। जैसे वर्तमान में 4% है तो कोई जरूरत नहीं और दे देते, वो उन पर डिपेंड करती। जैसे मैंने देखा था एक एक बार पर्यावरण पे लगाया था 0.01 था, 0.1% था ऐसा, तो वो कोई ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है तो आपके जो क्षेत्र है उसमें आपको कितना पैसा चाहिए। चलो बेटा, मेरी बात समझ गए क्या? हाँ जी बेटा, आप बताओ, समझ में आ गई इसके? देखो बेटा, ये बजट पे डिपेंड करेगा कि बजट में ये क्या करते हैं। हाँ, इस बार की हम 2023-24 की बात कर रहे हैं, पुरानी बात तो करनी भी नहीं है क्योंकि अर्थ ही नहीं है उसका पुराना करने का। तो इस पे हाँ हाँ हाँ, नहीं, जितना मैं टैक्स भर रहा हूं, ठीक है ना, मेन टैक्स, क्या शब्द लिखा है हमने, मुख्य टैक्स, हाँ वो सब पर लगेगा।
बिल्कुल सब पे लगेगा वो फिर मेरी, जैसे मान लीजिए 64,000 कितने हुए थे वो जो भी है, वो उतना मान लिया 80 लाख हो गए, तो फिर 80 लाख के आप 4% कर लो, ऐसे होगा। वो सब पर लगेगा ये। हमने क्या लाइन लिखी? हमने लिखा कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आता है उसे 4% सेस देना पड़ेगा। अब दायरा तो कितना भी हो सकता है 80 लाख भी टैक्स देता हो, 1 करोड़ भी देता हो, फिल्म स्टार देते हैं 1 करोड़ वगैरह, फोन पे भी लगेगा ये। ठीक, क्लियर होगी? क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। एक तो ये पूछे जाते हैं पहली बात, सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, उसमें विभिन्न उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, ऐसे करके दे देता है आपको। चलो आइए, एक बेटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जनरली मैंने जितने आपके पुराने पेपर देखे हैं, ऐसा तो आपसे नहीं कहेगा ये कितने पर लगा क्या लगा, ये आज तक तो देखो आई नहीं। यार आ जाए तो भैया आपके सामने स्लेब मैंने दे रखी है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट सेस देना पड़ता है, तो 4% हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मैं मान के चलता हूं ये वाला पोर्शन है, यहां से क्वेश्चन उठेगा। अब वो 2.5 लाख से कितना बढ़ाया गया, कितनी वृद्धि हुई, वर्तमान में कितनी है, वो उसकी लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि वो क्या लैंग्वेज पूछ रहा है। वृद्धि शब्द पूछते ही 50,000 आ जाएगा उसका आंसर। और हमने अब की वर्तमान स्लैब कितनी है, या 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है, तो 3 लाख किया गया है। वो उसकी लैंग्वेज पे डिपेंड किया गया, ठीक है। जो क्वेश्चन आया था पहले जब 2 लाख से 2.5 लाख किए थे, तब उसने वृद्धि पूछी थी और उसका आंसर 50,000। मैंने पुरानी बात ये बता दिया, ठीक है। और यहां से देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये वाले, यहां से आपको तंग नहीं करेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ये जो कराघात, करापात जो शब्द होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, संपत्ति कर कौन सा है, या जीएसटी क्या है, ये तो आप कर लोगे। ठीक, चलिए जी आइए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जीएसटी। जीएसटी ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनते हैं, हम ये तो कह ही नहीं सकते कि आयकर इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनेंगे। स्लैब वगैरह के बारे में जो इनकम टैक्स की है, मेरी नजर में अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं, जो आया वो मैंने आपको बता दिया। ये है जीएसटी। आइए इस पर बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लिखो, पहले लिखने का काम कर लेते हैं, साथ साथ जो चीजें आएगी बता दिया जाएगा आपको। लिख दीजिए, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स का एक रूप। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स का एक रूप। इनडायरेक्ट टैक्स का एक रूप होता है। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, एक तरीके से इसको कर दिया गया। जब भारत में जीएसटी को लाया गया, तो उससे पहले कुछ समितियां गठित की गई। 2 समितियां हैं, उनका नाम आपने ध्यान में रखना है। एक तो है विजय केलकर समिति, देखिए, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति लिखिए। लिखिए, इस समिति ने भारत में जीएसटी को लागू करने का
सुझाव दिया। जीएसटी को लागू करने का सुझाव दिया। तो विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? जीएसटी से। इसी तरीके से एक समिति और है, उसका नाम है असीम दास गुप्ता समिति। असीम दास गुप्ता समिति। असीम दास गुप्ता समिति। देखिए, इस समिति ने जीएसटी बिल का ड्राफ्ट तैयार किया, प्रारूप। जीएसटी बिल का ड्राफ्ट तैयार किया। जीएसटी बिल का ड्राफ्ट तैयार किया। अब ये दोनों समितियों का संबंध किससे है? जीएसटी से है। अब इसको कैसे भी पूछा जा सकता है। हो सकता है एक एग्जाम में आपसे पूछ ले, असीम दास गुप्ता समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन में दे देगा बैंकिंग, पर्यावरण, टैक्स, या सीधा दे देगा जीएसटी, या अन्य दे देगा वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, दूसरे में दे देगा विजय केलकर समिति का संबंध किससे है, यही ऑप्शन दे देगा। और ऑप्शन देते ही आपको दोनों का आंसर क्या होगा? जीएसटी। तो ये अपने दिमाग को बड़ा रखना है। ये नहीं करो सर जी ये आ गया फिर दोनों आ जाए तो, तीनों आ जाए तो, ऐसी बड़बोली बातें नहीं करनी है अपन। ठीक। अब इसने बिल का ड्राफ्ट तैयार किया, ये बिल पेश हुआ संसद में, लेकिन इतना आसान नहीं था ये। क्यों आसान? किस लिए नहीं था आसान? इसलिए नहीं था, राज्यों में टैक्स की व्यवस्था अलग थी। कई टैक्स ऐसे थे जिसे राज्य वसूल करता था। अब यदि वहां से वो लेंगे तो उनको दिक्कत तो आएगी। सेंटर के अपने टैक्स थे, तो उलझा हुआ एक रूप था। ठीक। तो इसको सुलझाने के लिए संशोधन करना पड़ा। संशोधन किया हमने, और ये संशोधन भी आपसे पूछा गया है, लिख दीजिए संबंधित संशोधन। अब इस संशोधन को मैं आपके क्वेश्चन के आधार पर बताऊंगा। ठीक है, आपने दोनों रूपों को साथ लेना है। देखो, दो बातें हैं यहां पर। 101वां 101वां आपके जो एग्जाम में आया है वो ये है कि भारत में जीएसटी को लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? 101वां ये ऑप्शन में आया हुआ। लेकिन आप ध्यान रखें, हो सकता है आपके ये ऑप्शन ना दे, और एक आपको ये ऑप्शन भी दे सकता है 122वां, ये भी दे सकता है। मैं दोनों क्लियर कर दूंगा, लिखिए। संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन ये है। समझ में आई बात सारी? अब देखो हम इसको क्यों कह रहे हैं। देखिए, ये 2014 की बात है ना। 2014 में ये बिल पेश किया गया था, जो लागू 2017 में हुआ था। ठीक है ना, जो 2014 का बिल है लागू 2017 में हुआ। यहां तक क्या सिस्टम था कि भारतीय संविधान में 122 संविधान संशोधन बिल पेश किए जा चुके थे, तो हमने कह दिया 122वां। लेकिन इस 122 में कई पारित हुए थे, कई अपारित हुए। तो जब उन अपारित हुए को निकाल देते हैं तो हमारे पास 101वां बचा। मैं चाहता तो आपके एग्जाम की दृष्टि से यही बता के पूरा कर लेता, लेकिन आप जानते नहीं है एग्जामिनर को, कई बार ये ऑप्शन नहीं देता, ये दे देगा, फिर उलझ जाओ। किताबों में लिखा होता है 122वां, मैगजीन वगैरह में आपको मिल जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी, अरे सर वो 101 है 122, कंफ्यूज हूं। ओवरऑल पारित, पारित प्लस अपारित 122, ओनली पारित 101। इस दृष्टि से इसको 101 कह दिया जाता है।
ठीक, चलो आगे। ये पारित हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, सब काम हो गया यहां पर। फिर यहां पर इसको लागू कर। अब ये जो ये संविधान संशोधन विधेयक था, आपको ध्यान रखना है, ये 2014 में पेश किया गया था। ठीक है ना, 2014 का था ये, 2014 का था। चलो, लेकिन काफी पेचीदगी आई, मैंने आपको कहा। ले दे के ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। आइए लिखिए, नई लाइन से लिखो। भारत में जीएसटी लागू, ये हुई 1 जुलाई 2017 को। और आपने एक और ध्यान रखना है, मध्य रात्रि को ध्यान रखना, मिडनाइट बोलते हैं इंग्लिश में। ये बहुत जोर दिया गया था उस टाइम। इसका कारण ये है कि भारत जो आजाद हुआ था वो मिडनाइट को हुआ था। ये भी एक बार रेलवे ने धमाका किया था। भारत आजाद कब हुआ था? सुबह, शाम, दोपहर, मध्य रात्रि, आया हुआ है ये। तो फिर मध्य रात्रि, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य रात्रि को 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, और 1 जुलाई 2017 को भारत आर्थिक रूप से आजाद हुआ है। आप जानते हो, शब्दों में तो माहिर है वो पूरा। तो ये है, तो आर्थिक रूप से आजादी मिली, लोगों ने कह दिया आजाद हो गए। कई लोगों ने कह दिया अच्छा अच्छा अभी आजाद हुए हैं क्या, ऐसे। अब आपके कई बार इस क्वेश्चन को इस रूप में पूछ लिया जाता है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाते, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते। लिखिए, यहां पे लिखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। चले, आइए, ये हो गई सारी बात। अब जीएसटी डिसाइड कैसे करें? ठीक है, तो जीएसटी कितनी लगानी है, केंद्र और राज्यों में कैसे वितरित करें, इसके लिए एक काउंसिल बनाई गई। उसको कहते हैं जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद बोलते। इस पे क्वेश्चन 2-3 बनते हैं, और दोनों के दोनों तीनों आए हुए हैं। बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है। लिखिए, नई लाइन से लिखो। भारत में भारत में जीएसटी के निर्धारण के लिए जीएसटी के निर्धारण के लिए गठित काउंसिल, गठित काउंसिल, या हिंदी में इसको बोलते हैं परिषद। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल। ठीक, अब ये ऐसी वैसी नहीं है, ध्यान रखना, इसका संविधान में उल्लेख है बकायदा, और ये आर्टिकल आपने ध्यान में रखना।
279A, ये आर्टिकल आपको याद रखना है। 279A। चले आओ, तो 279A में इसका उल्लेख है। कंपनी अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। इसका गठन जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। हो गई बात सारी ये। अब ये बात आती है, इसमें एक तो ये पूछा गया, एक इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, कितने सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। कितने सदस्य होते? ध्यान रखना, इसमें 33 होते हैं। 33 होते। आइए, ये 33 कैसे आए, इन पर बात करते हैं। आप इधर लिखना, इसमें देखिए एक तो होता है अध्यक्ष, ठीक है, और एक इसके अंदर जो है सेंटर की तरफ से व्यक्ति होता है जो राज्य मंत्री टाइप का होता है। ऐसे मत करो, जो सेंटर की तरफ से होते हैं ये 2 होते हैं, ठीक है। और स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो स्टेट से कौन आता है? स्टेट से आते, इन दोनों यहां से आते हैं उस राज्य के वित्त मंत्री, उस राज्य के वित्त मंत्री आते हैं। जैसे राजस्थान की तरफ से जाएंगे तो अशोक गहलोत जाएंगे जब ये बैठक होगी। तो ये कितने हो गए टोटल? कितने हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं। अरे यार कमाल करते हो। कोई बात नहीं, हेल्प कर देता हूं मैं। भारत में राज्य कितने हैं? 28 है। तो कितने वित्त मंत्री हो जाएंगे? कमाल करते हो यार, ये 28 होंगे। मतलब क्या बात कर रहे हैं और क्या चल रहा है। अब ये यूनियन टेरिटरी है। अब हमें यहां ये देखना पड़ेगा विधानसभा कहां है। 3 में ही है, तो यहां से 3 आते हैं, समझ गए। और ये भी वित्त मंत्री टाइप के होते हैं, ठीक है। तो लिखो यूनियन टेरिटरी के वित्त मंत्री, ये कितने हो गए? 3। अब इनको टोटल करो, हो गए ना 33। ऐसे होता है। चलिए, अब ये जो 2 सदस्य केंद्र के होते हैं, इनमें से जो एक होता है वो अध्यक्ष होता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है ये भारत का वित्त मंत्री। इसको ऐसे बोला जाता है, जैसे हम कहते हैं ना नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष,
प्रधानमंत्री, वैसे वित्त मंत्री होते हैं। जैसे वर्तमान की बात करोगे तो निर्मला सीतारमण। यहां पे लिखो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। अब इन्हीं में ये उपाध्यक्ष भी चुन लेते हैं और वो इन्हीं के अंदर आता है, उस पे सचिव वगैरह हो जाते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, क्लियर होगी। 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। टोटल सदस्य कितने होते हैं, 33, ये आया हुआ है। एक ये आर्टिकल आपसे पूछा गया जो अभी मैंने, ये 3 क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब ये बात आती है कि जीएसटी की दरें कितनी है। एक बार संख्या पूछ ली कि जीएसटी की दरें कितनी है। बताएगा कोई? कोई बात नहीं। ध्यान रखना, इसमें कई बार हमारी गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है, हम 4 बता देते हैं, क्योंकि वास्तव में क्या है, ये जो दरें हैं हम क्या पढ़ते हैं, एक 5% है, एक 12% है, एक 18% है, एक 28%। ये लिखा आता है, और भी इसमें यही चीजें लिखी जाती है। 5% जीएसटी के दायरे में ये वस्तुएं, 12% जीएसटी के दायरे में ये वस्तुएं, 18% जीएसटी के दायरे में ये वस्तुएं, 28% के दायरे में ये, ऐसे कैटेगराइज करते हैं। तो हम 4 बोल देते हैं, ये पूर्ण रूप से गलत होता है। ध्यान रखना, इसमें एक और रखी जाती है 0%, मत कर देना बिल्कुल। और जब ये पूछ लिया कि 5 दर होती है इसकी, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी दर नहीं है, ये फिक्स है। ध्यान रखना, इसके जो 5 स्लैब है ये फिक्स है। 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28%। अब आगे कोई धमा चौकड़ी आपने नहीं मचानी कि जी इसमें कौन सी आ गई, वो वस्तुओं का ब्यौरा नहीं करना। बस आपने इतना जरूर ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती है, अभी तक हम उनको लेकर नहीं आए हैं। ठीक है, वो नहीं लाने का कारण ये है ताकि राज्यों पर भार ना पड़ जाए, है ना। जैसे पेट्रोल, अब ये जीएसटी के दायरे में नहीं, पेट्रोल नहीं है, क्यों? राज्यों को इनकम फिर कहां से प्राप्त होगी, तो उनको कुछ छूट दी गई है। आने वाले समय में उनको भी ले लिया जाएगा, अब वो कब लेंगे वो भविष्य के गर्भ में। लिख दीजिए, ये चीजें क्लियर हो गई। नई लाइन से लिखिए, जीएसटी के दायरे में निम्न वस्तुएं नहीं आती। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ, अब इसमें आपके पेट्रोल, डीजल, ये सब आ गए। पेट्रोलियम पदार्थ आप समझते ही, पेट्रोल, डीजल। एलपीजी, एलपीजी समझते हो, रसोई घर। एलपीजी इसके दायरे में नहीं है। तीसरा लिखिए, रियल एस्टेट, क्या होता है ये? जैसे बिल्डर वगैरह होते हैं ना, ये कंस्ट्रक्शन वाला, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। और शराब,
ये जीएसटी के दायरे में नहीं। एक विद्युत या बिजली कर दीजिए, ये जीएसटी के दायरे में नहीं। कौन से जीएसटी के दायरे में नहीं है? मुझे ऐसा लगता है आरएस 2018 के अंदर इस टाइप का एक क्वेश्चन, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नहीं तो बताता आपको। किस पे? नहीं, कौन से? कौन से? आप अपने आप? हाँ हाँ, रोड की लाइट अपने, वो तो सरकार का होता है। नहीं, अपना जो बिल है वो तो आप कभी भी देख लो, उसमें मैनेजर तो जीएसटी, जीएसटी लिखा होता है बिल पे है। अरे यार, तो शुल्क और टैक्स में तो रात दिन का फर्क है। शुल्क को तो इंग्लिश में फी बोलते हैं और टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं। शुल्क तो चीज अलग होती है ना, वो तो शुल्क तो चीज अलग है। आपने मुझे आप मुझे बताओ, आपने जो मेरे को फीस जमा कराई थी कि शुल्क दिया, वो फीस जमा कराई थी या टैक्स दिया था? तो फिर शुल्क और फी, शुल्क जो हो गया, क्या चीज, क्या लिखा होता है? मैं तो बिल भरता रहता हूँ, मेरे सामने तो जीएसटी आया नहीं भाई। तभी तो सरकार ये उस तरीके से फ्री वगैरह उस पर नियंत्रण कर रही है, सारा कर रही है सरकार अपना। अभी तो छूट मिल रही है, देख लेना घर पे जाके, कोई यदि कोई नई बात आई है तो उसको देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस पे यदि बिल पे ऐसा लिखाना चाहिए जीएसटी इतना लगा, यदि ऐसा आता है फिर हम इस पर बात करेंगे, और मेरे हिसाब से ऐसा है नहीं। क्या चीज? हाँ, तो फिर अब क्या कहोगे फिर? उसको क्या कहेंगे? तो 0% है भाई, है ही नहीं, लग ही नहीं रहा। तो हम क्या कह रहे हैं? जब 0% कह रहे थे, हम क्या कह रहे हैं? ये वस्तु जीएसटी के दायरे में नहीं है, यही तो कह रहे हैं। ठीक, चलो, वैसे ऐसा भी नहीं आएगा। चलो, अब जब हम जीएसटी को देखते हैं तो एक शब्द हमारे सामने आता है, और वो शब्द है, लिखिए, जीएसटी इन। स्टार डाल के लिखो, जीएसटी इन। जब हम जीएसटी के दायरे में आते हैं तो आपको ऐसा शब्द देखने को मिलेगा, जीएसटी इन। इसमें लिखिए, यह एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। समझे बात को? जो जीएसटी के दायरे में आएगा, उसको एक नंबर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर होते हैं, इसमें जो टोटल अंक होते हैं 16 अंक होते हैं। जैसे आधार कार्ड के आपके क्वेश्चन आया हुआ है ना, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, ऐसे ये है वो। तैयार आया नहीं है, लेकिन ये तैयार रहे। चलो, अभी जो आपके पास क्वेश्चन आया है ये है एसएससी 2019 का है। उसमें इन्होंने ये कहा है कि जीएसटी के संबंध में जीएसटी इन का पूर्ण रूप क्या है। जीएसटी का मतलब तो डाल दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और बीच बीच में उसने तंग करने के लिए ये भी दिया है, मैं ऑप्शन बता देता हूं, कहीं कहेंगे कहीं सर भूल ना गए हो। जीएसटी का पूरा नाम तो क्या है? गुड्स एंड सर्विस
टैक्स, ठीक है ना, ये टैक्स ही होता है। उसके आगे उसने क्या कर रखा है, एक ऑप्शन में ये दे रखा है टैक्सेशन, कई हो जाते हैं, इसका तो यही मतलब, क्योंकि यदि टैक्स ही निकलेगा तो फिर जीएसटी को अलग क्यों रखा गया, सवाल पैदा। तो ध्यान रखना, ऐसी गड़बड़ी मत कर देना ये। अब आगे आईएन है, इसको आगे उसने काफी उलझाया, आपको ज्यादा उलझना नहीं है। आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, पूरा नाम आप लिख दीजिए, चाहे 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो इनका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन बहुत गंदे दिए थे, इनकम नंबर, इंफॉर्मेशन नंबर, ऐसे है। और एक दिया, दूसरा ऑप्शन इसने दिया आइडेंटिफिकेशन नोट, आइडेंटिफिकेशन नोट। तो 16 अंकों का ये आपका नंबर हो, ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन और है जो नॉर्मल आप वैसे ध्यान रखो। जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस, ये भी आया हुआ, तो फैक्ट है, नोट डाल के लिख दीजिए। फ्रांस, ठीक। तो आपके जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे मैंने बता दिए। हाँ, सबसे पहले हरियाणा में लगा था। एक बात और लिखो, लिख दीजिए ये, जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा। इसी के तहत मेरे को एक बात याद आ गई, ये पता नहीं देना नहीं चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन अब उसने दे दिया, उसका अब क्या करें। वेट के बारे में पूछा, वेट जानते ही होंगे, आपके टाइम की ही बातें हैं ये, हमारे टाइम में ये वेट लागू हुआ था जब हम पढ़ते थे ये। तो इसमें इस तरीके से पूछा गया कि वेट कब लागू हुआ था, 2005 के अंदर लागू हुआ वेट। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, 2005 में इसको लागू किया गया था, ये वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। लिख दो, इसे वर्तमान में बंद कर दिया गया। कई बार क्या ऐसे पुराने क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हालांकि कोई इतना लॉजिक नहीं बनता है। और मजेदार बात है, आपको बताऊं मैं, ये कब लागू किया गया, ये एसएससी 2021 का क्वेश्चन है। वेट कब लागू हुआ, ठीक। पहले जब पुराने पेपर हम देखते हैं, आप भी देखोगे तो दिग्भ्रमित मत हो जाना, सबसे ज्यादा इनकम किससे प्राप्त होती है, राज्यों को और केंद्र को। अब वो सवाल नहीं है ना, क्योंकि अब एक कर दिया ना, इसलिए अब वो सवाल नहीं। 3 प्रकार के स्लैब होते हैं जिसमें वो एक तो राज्य वसूल करता है, एक सेंटर वसूल करता है, एक केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। वहां पर जनरली जाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहते हो तो एक लाइन लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए, टैक्स के 3 स्तर होते हैं, ऐसे लिखो, जीएसटी के 3 स्तर होते हैं, जीएसटी के 3 स्तर होते हैं।
CGST, सी का मतलब क्या है? सेंट्रल, ठीक है। SGST, एस का मतलब क्या है? कर दोगे एक, और एक होता है आपका IGST। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड, ये थोड़ा शब्द वगैरह देख लेना, और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये क्या है? दोनों राज्यों से वसूलेगा, ये दोनों राज्य वसूलों से बाद में राज्यों में बांट दिया जाता है। ये स्टेट वसूलता है, ये सेंटर वसूलता है, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप तो नॉर्मल ध्यान रखो कि 3 लेयर्स होती है, और जीएसटी की दर कितनी होती है? 5 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। विजय केलकर समिति, असीम दास गुप्ता समिति, महत्वपूर्ण है। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017, है ना, ये डेट याद रखना है आपने, ध्यान रखना है इसके बारे में। किन पर लागू नहीं है, ठीक है ना, वो जो भी वस्तुएं हैं आप ध्यान रखें। और कितने सदस्य, जीएसटी काउंसिल पूरा इंपॉर्टेंट होती है। अध्यक्ष कौन होता है, सदस्य कितने होते हैं, कौन से आर्टिकल में उसका उल्लेख है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में सदस्य कौन होते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री। जब स्टेट से ये जा रहा है, सेंटर से वित्त मंत्री आ रहे हैं, तो स्टेट और सेंटर मिलकर काम कर रहे हैं। तो जीएसटी सहकारी संघवाद का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो एक लाइन ये और लिख दीजिए, जीएसटी सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद, इसको सहयोगी भी बोल सकते हो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। सहकारी संघवाद क्या होता है? सहकारी संघवाद का मतलब होता है जब केंद्र व राज्य दोनों मिलकर काम करते, जब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते, तो ये सहकारी संघवाद होता है, ठीक है। हमने बोला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हालांकि जो फेडरल शब्द है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसको आप संघीय भी कह सकते। क्लियर होगी बात सारी? किसी को इसके अंदर कोई भी डाउट हो आज जो आपने पढ़ा तो बताइए। तो इसी के साथ आपका ये टैक्स वाला सिस्टम है कंप्लीट होता है।